गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। क्यों स्टार्ट नहीं हुआ यार अभी तक? यहां से तो लाइव है। चलो अरे बढ़े आगे। पक्का लाइट कम नहीं है वहां पर? नहीं वहां पर लाइट कम नहीं है क्या? नहीं नहीं वो नहीं लगा सकता मैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, वो नहीं लगा सकता मैं। हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा बेटे, वो लाइट बिल्कुल चालू नहीं हो सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ एक्चुअली क्या होता है, वो लाइट चालू करो ना तो टैब के ऊपर पूरा रिफ्लेक्शन आता, दिखता नहीं है फिर टैब में। हाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट बदलना पड़ेगा। ये वाली बेंच उधर किसने करी है? तो सामने रहती थी ना पहले। चेहरा ही बोल सकता था, मुंडी। ये कौन सा वर्ड है मुंडी? अबे तो बोल सर चेहरा ऐसा करो तो गर्दन में दुखता है, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड भी तो हो सकता। अच्छा नालायक नौटंकी नए नए फंडे निकाल रहा है ये भी क्लास में बैठ के, बिल्कुल एकदम ही नया वाला दिया भाई तूने तो। हाँ आगे चलते हैं। लो बेटे वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। आयुष आदित्य सर कैन आई ज्वाइन ऑफलाइन? यू आर ऑलवेज वेलकम बेटे आदित्य, हम तो चाहते ही ऑफलाइन आओ। अरे ऑफलाइन का मजा ही अलग है यार, ठीक है ना? ऐसा फेस टू फेस आमने सामने आंखों में आंखें डाल के बात करने का मजा ही अलग है कि नहीं? ठीक है ना? मतलब फिर बैकग्राउंड में गाना ही बजता है, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के साइलेंट। आगे चलो चलो बेटे ध्रुव आगे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटे हम लोग पिछली बार लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस वाला मतलब कि एक ओवरऑल वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। उसी में थोड़े से जो अब अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उन अलग टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर डील कर लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 ये 4 कैसे हो गया? इसको होना चाहिए था 3 और इसको होना चाहिए था 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ये थोड़े से डिफरेंशिएटेड क्वेश्चन हैं और इनको से सॉल्व करना सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। सेफ्टी कहने का मतलब एग्जाम में आज तक ऐसा तो क्या हुआ? आओ नहीं नहीं अरे तुम बैठा कितनी बेदर्दी से गद्दे के ऊपर पैर रख के गया ये भी, माँ कसम मतलब। नहीं नहीं सोने के लिए अच्छा होता है पैर रख के, क्यों? वाह हाँ अच्छा कल सो मैंने गद्दा ठीक बुलाया बनने, क्यों? यहीं पढ़ो लिखो यहीं खाओ और नींद आए तो यहीं सो भी जाओ बोले, क्यों? ये क्लास नहीं हमारा घर है। और आखिरी में डायलॉग चिपका दो, क्यों? फोटो वोटो खींच के फेसबुक पे डाल दो। हाँ आगे चलते हैं। सर फीस कितनी है? अबे तुमसे पैसे मांगा किसने आदित्य? तुमसे पैसे मांगे किसने ये बताओ, फीस कितनी है? मतलब यार कोई आदमी पैसे नहीं भी मांग रहा तब भी बताओ सर फीस कितनी है? इंडिया बेटे आज तक कितनी भी सब्जी खरीदो धनिया और मिर्ची तो फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ आगे चलो फिर, ले बेटा आगे चल। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये बेटे 3 क्वेश्चन सिर्फ मैं इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसको करवाने के पीछे 2 रीजन है। आज तक कभी बेसिक्स ऑफ अकाउंट यानी जो सेक्शन ए हम लोग पढ़ रहे हैं उस सेक्शन ए में इस टाइप के क्वेश्चन पहले तो कभी नहीं आए हैं, लेकिन कभी आएंगे भी नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, आने को तो कभी भी आ सकते हैं। और दूसरी चीज ये जो 2-3 क्वेश्चन है आगे आप एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री भी कहते हैं इसको हम लोग। सिंगल एंट्री के अंदर जो आप इस क्वेश्चन के अंदर अपना लॉजिक डेवलप करेंगे वही लॉजिक आपका सिंगल एंट्री में भी काम आएगा। इसीलिए थोड़े से हल्के फुल्के क्वेश्चन यहां पर हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आओ बेटे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे आपने अपना डेटर्स अकाउंट बनाना है। काम चालू करें बेटे? लो बेटे पढ़ो। डेटर्स 1 अप्रैल 2017 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। कौन सा बेटे? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग चालू है जो अपन 11th-12th में पढ़ा करते थे ना। कभी 11th-12th में साइंस था कॉमर्स था? कॉमर्स था ना। अरे बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो 11th-12th में अपन कॉमर्स पढ़ते थे ना, शुरू शुरू में मैडम या सर जो भी होंगे पढ़ाते थे लेजर पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस। अरे मतलब इसमें क्या हंसने वाली बात है भाई? किसी किसी को मैडम पढ़ाती थी, किसी किसी को सर पढ़ाते थे, ठीक है? तो भगवान करे बेटे
मतलब एक टाइप से तो ऐसा लगता है कि किसी को भी सर मिले तो मेरे टीचर जैसे मिले, और फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हे भगवान मेरे टीचर जैसा सर किसी को ना मिले, ऐसा होता है ना। तो बस वही है, बेसिक चल रहा है और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, लगभग लगभग अगले हफ्ते तक हमारा सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीक में ही हमारा सेक्शन 2 भी शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए बस थोड़ा सा और बेसिक के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लो बेटे पढ़ो। 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को सबसे पहले बेटे दिया डेटर्स का बैलेंस। डेटर का मतलब वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे रिकवर करने हैं। तो अल्टीमेटली आपकी क्या बन जाती है, एसेट। कल ही आपने अपना ट्रायल बैलेंस भी बनाया था। ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटे कुल मिला के ट्रायल बैलेंस में होता क्या था, 5 ही आइटम होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, कौन कौन से, जल्दी बताओ। फंडामेंटल प्रोमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग बात करी थी हमने। फंडामेंटल प्रोमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास में सिर्फ 5 ही आइटम है। कौन से, एक तो है एसेट्स, दूसरा क्या है, एक दिन नहीं पढ़ाओ तो हैंडराइटिंग तो और रही सही सत्यानाश हो जाती है। दूसरा होता है बेटे लायबिलिटी, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा क्या, इनकम का दूसरा नाम क्या, रेवेन्यू। क्या बोलते हैं बेटे आजकल इसको, आजकल इसको हम लोग कहने लगे रेवेन्यू। ठीक है ना, रेवेन्यू। लेकिन सर अगर इनकम बोलेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बोलने में क्या दिक्कत है, अकाउंटिंग बननी चाहिए बस। और एक क्या होता है, एक्सपेंस। नॉर्मली अगर आप फोकस करोगे तो एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस मिलेगा आपको, डेबिट बैलेंस मिलेगा। ठीक, कल ट्रायल बैलेंस बनाया था अपन ने। जो ट्रायल बैलेंस बनाया था, देखो बेटे सबसे पहला अकाउंट कौन सा था, देखो 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 ट्रायल बैलेंस को देखो बेटे, कैश अकाउंट। ठीक है ना, अब तो हाथ हटा लो ना थोड़ा सा ऐसे राइट साइड वाला, वो देख हाथ भी कैसा रखा उसने, कॉपी ऐसे कॉपी रखा, हाथ ऐसा रख लिया। मैं नहीं दिखाऊंगा अपनी कॉपी, क्यों दिखाऊं, जैसे बचपन में नहीं होता था बच्चे एग्जाम देते थे तो मैं अपनी कॉपी नहीं दिखाऊंगा, तू अपना लिख। हाँ, तो ऐसी कंडीशन है। पहला अकाउंट कौन सा था रे बेटा, जल्दी बता। कैश अकाउंट। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या एक्सपेंस। कैश एसेट की कैटेगरी में आता। कौन सा बैलेंस निकला था, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। दूसरा अकाउंट कौन सा था, कैपिटल। कभी भी बेटे आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो अक्सर आप देखेंगे कैपिटल का अकाउंट कौन सा मिलेगा आपको, क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। कौन सा मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस। चेक करो बेटे क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस आया था, क्रेडिट बैलेंस आया था। तीसरा अकाउंट कौन सा था, परचेज। परचेज किसकी कैटेगरी में आ गया, एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गया। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस मिला सर, डेबिट बैलेंस मिला, बोलो ठीक, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। उसके बाद अगला अकाउंट श्याम। श्याम क्या था, डेटर की क्रेडिटर, क्रेडिटर। क्रेडिटर था तो क्या बन गई तुम्हारी, लायबिलिटी, उसका भी क्रेडिट बैलेंस था। पहला अकाउंट था बेटे आपका कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट था आपका कैपिटल अकाउंट, तीसरा अकाउंट कौन सा था, परचेस अकाउंट था, परचेस अकाउंट। चौथा अकाउंट कौन सा था, श्याम। श्याम क्या था, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई थी, लायबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस आया होगा, चेक करो उसका भी आया था क्रेडिट बैलेंस। अबे तुम ही मतलब बताओ, ट्रायल बैलेंस तक पढ़ना नहीं आया तुम्हें अभी तक, नालायक को। हाँ क्या था बेटे, डेटर था श्याम हमारा। हाँ सर डेटर था, डेटर था तो कौन सा बैलेंस है, डेटर है तो क्या है पहले बताओ, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। एसेट है, कौन सा बैलेंस आया रे बेटा, डेबिट बैलेंस। यानी श्याम हमारा कौन था, डेटर। डेटर भी एसेट है तो कौन सा बैलेंस मिला, डेबिट बैलेंस। अगला अकाउंट कौन सा था, सेल। सेल्स किस कैटेगरी में आई बेटा, इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस मिलेगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, जैसे कि सेल्स। अगला अकाउंट राम। राम कौन था सर, क्रेडिटर। क्रेडिटर था तो उसका पक्का तुम्हें क्रेडिट बैलेंस मिल रहा होगा, ठीक है। अगला अकाउंट रेंट। रेंट किसकी कैटेगरी में आया, एक्सपेंस की कैटेगरी में। कौन सा बैलेंस मिला, डेबिट बैलेंस मिला, ठीक है। उसके बाद सैलरी। सैलरी भी बेटे तुम्हारे खर्चों का अकाउंट है, दैट इज योर अकाउंट ऑफ योर एक्सपेंस। मिला बेटे इसका भी डेबिट बैलेंस, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है बेटे, सेल्स का रिवर्सल। तो सेल्स का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, इतना ठीक है। अब इसको खर्चा मत मान लेना, ये क्या है आपका, रिवर्सल ऑफ योर इनकम, ठीक है ना। हाँ हाँ तो वही तो कह रहा हूं ना। अभी अगला अकाउंट कौन सा है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ही है ना। अब सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होने के पीछे सिर्फ इतना सा लॉजिक है, ये क्या है आपका, रिवर्सल ऑफ सेल्स। अब सेल्स का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, इतना ठीक है। सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न के केस में दिमाग खराब मत करना अपना, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न क्या है, रिवर्सल ऑफ सेल्स। परचेस रिटर्न क्या है, रिवर्सल ऑफ परचेस, ठीक। आगे चलो, अगला अकाउंट मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट था, एसेट अकाउंट। डेबिट बैलेंस मिला होगा मशीन अकाउंट का भी, ठीक है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस मिला होगा,
कैपिटल का मिला होगा बेटे तुम्हें क्रेडिट बैलेंस, याद आया? तो कुल मिला के व्हाट इज द बॉटम लाइन? द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर एसेट हुई तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी हुई तो क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल हुआ तो क्रेडिट बैलेंस। इनकम या रेवेन्यू का अकाउंट है तो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस। इतना ठीक है? जल्दी लिखो। उसी के ऊपर हेडिंग डालना बेटे यहां पर फंडामेंटल प्रमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग। उसी के ऊपर हेडिंग डालो फंडामेंटल प्रमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग। सर क्या ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी? हाँ बेटे थोड़ी थोड़ी कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? हालांकि धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके बेटे ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। सर हम भी आ जाएं क्या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए? बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि तुमसे पैसे किसने मांगे पढ़ाई के लिए? आज तक किसी ने पैसे मांगे आज तक? बताओ, कभी नहीं बेटे। तुम्हारे स्कूल को छोड़कर और कॉलेज को छोड़कर किसी ने आज तक तुमसे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मांगे। कैसी बात करते हो? आप देख लो बेटे, स्कूल वालों ने सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे लिए हैं और कॉलेज वालों ने सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे लिए बेटे आज तक। बाकी और कभी तुम्हें पढ़ाने के लिए किसी ने पैसे नहीं लिए आज तक। हाँ बताओ, वो कह रहे कॉलेज वाले तो पढ़ाते नहीं सर। बताओ, बिना ही पढ़े पैसे दे के आते हैं। अच्छा अच्छा, लिख लिया यहां तक सभी ने? बेटे नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखना है, सिर्फ ऊपर ऊपर का लिखना है। जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है सिर्फ उतना लिखना है। जितना मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ उतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लिख लिया होगा तो बताएं। हो गया सर, लिख के हो गया, वेरी गुड। चलो आगे चले। अरे आगे चले क्या? बेटे आज तक कभी आयुष किसी ने पढ़ाने के लिए तो पैसे लिए ही नहीं। तो सर लेकिन आप लोग तो फीस लेते हो। बेटे वो तो हमारे थोड़े मोड़े खर्चे हैं ना, उनके लिए तुमसे ले लेते हैं। बाकी पढ़ाने के पैसे थोड़े ना लेते हुए हम लोग किसी से, ठीक है? जैसे हम तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारे साथ में खड़े, वैसे तुम भी हमारी मुसीबतों में हमारे साथ में खड़े रहोगे, ऐसी हमारी उम्मीद होती है। तो हमारे छोटे मोटे खर्चे ना, उनके लिए हम लोग थोड़े से पैसे मांग लेते तुमसे बस। बाकी पढ़ाने के तो पैसे आज तक किसी ने लिए पागल अपन ने। आगे बढ़ूं क्या? चलो बेटे, तो डेटर्स क्या है तुम्हारी? सबसे पहले बताओ किसकी कैटेगरी में आ गई? एसेट की कैटेगरी में। एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा? एसेट है तो सर पक्का इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। आगे चलते हैं। अब उसके बाद सर आप कह रहे हो कि डेटर्स अकाउंट बना के दिखाओ, तो आओ बेटे डेटर्स अकाउंट बना के दिखाएं। चलो बेटे आंसर नंबर क्या लिखना है? 2 लिखना शुरू करें। लिखना शुरू करें बेटे। आंसर नंबर 2 क्या बनाना है? डेटर्स अकाउंट, ठीक है? तो हेडिंग में लिखें बेटे डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट बनाने का मतलब क्या करनी है? सर हमें करनी है लेजर पोस्टिंग। शुरू करें लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का फॉर्मेट बनाओ बेटे। हाँ सर इस बार डिटेल वाला फॉर्मेट बनाएंगे। हाँ बेटे इस बार डिटेल वाला फॉर्मेट बनाएंगे। डिटेल वाले फॉर्मेट में एक कॉलम होगा आपका डेट, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर, एक कॉलम होगा जेएफ, एक कॉलम होगा डेट, एक होगा पर्टिकुलर और एक होगा जेएफ, ठीक है ना? अमाउंट का कॉलम अलग से। लो बेटे पहला कॉलम है डेट, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम है जेएफ और उसके बाद अगला कॉलम है अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। गुड मॉर्निंग सर, आज सीएमए के लेक्चर होंगे या नहीं? चल तो रहा है एंट्री। अच्छा सीएमए, अच्छा नहीं नाले को सीएस एग्जीक्यूटिव वाला सीएमए पूछ रहा है। हाँ बेटे सीएस एग्जीक्यूटिव सीएमए का मैसेज बेटे अभी आ जाएगा आपको, ठीक है ना? हाँ आगे चलते हैं। लो बेटे शुरू करें काम। अरे पेज मोड़ ले मेरे भाई, बाद में लाइन खींचना। इतना फुर्सत में काम करेगा तो हो गया फिर सीएमए का पेपर 2 घंटे के 3 घंटे के अंदर। हाँ इतनी फुर्सत नहीं है किसी के पास। आगे चलूं। सबसे पहले डेटर्स का कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस। कहां ब्रॉट डाउन करूं इसको? डेबिट में ब्रॉट डाउन करो। इतना ठीक है? लो बेटे डेबिट में ब्रॉट डाउन करो। लिखो यहां पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे बेटे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कल आपने लिखा था सीडी, आज लिख रहे हो सर बीडी, ऐसा क्यों? तो ध्यान से समझे बेटे, वो भी समझ लो एक बार। हाँ सर वो भी समझा दो, लगे हाँ तो एक बार। तो बेटे होता यहां पर ये है, ध्यान से सुनो, पहले देख लो एक बार समझ लो और फिर आगे चलेंगे। मान लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी 2021। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है बेटे बताओ?
हाँ, जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड कितने का होना चाहिए? 12 मंथ का होना चाहिए, इतना ठीक है। अगर मैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म हो जाना चाहिए ये बताओ? 1 जनवरी को शुरू हुआ तो खत्म किधर होगा रे बेटा? सर इसको 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो जाना चाहिए। मानते हैं इस बात को? बेटे एक बात बताओ, क्या साल भर में मैंने इनकम कमाई होगी? डेफिनेटली। सर क्या साल भर में मेरे पास में कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे? डेफिनेटली सर, बिना एक्सपेंसेस की इनकम तो हो ही नहीं सकती। हैप्पी महाशिवरात्रि बेटे, हैप्पी महाशिवरात्रि, बहुत बहुत आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं बेटे, ठीक है। भगवान भोलेनाथ बेटे आपको हलाहल विष पीने का आशीर्वाद दें, शक्ति दें, शक्ति दें। वो तो वही, अबे तो पूरी बात तो सुन लेते नालायक। हाँ मैं कह रहा हूं बेटे, भगवान भोलेनाथ तुम्हें हलाहल विष पीने की ताकत दें, यानी जो क्लासेस चल रही है वो हलाहल विष पीने जैसा है। ऐसा नहीं लग रहा हमारे जैसे असुर कैमरे के सामने बैठ के तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो अब इतने असुरों के सामने बैठ के अच्छी बातें सीखना मतलब कुल मिला के जहर पीने के बराबर है कि नहीं? और भगवान भोलेनाथ ऐसी भी बेटे तुम्हें आशीर्वाद दें कि समुद्र मंथन के समय मिलने वाला अमृत भी तुम्हें ही मिले। आगे चले बेटे, ठीक है। समुद्र मंथन होगा तुम्हारा कब? जून में। अमृत निकलेगा जुलाई में। हाँ मतलब किसी का अमृत मंथन किसी का जून में हो जाएगा, किसी का जुलाई में होगा, ठीक है। आगे चलो, समुद्र मंथन आगे चलेंगे रे बेटा? हाँ सर आगे चलो, डन। साल भर में इनकम भी हुई होगी, साल भर में एक्सपेंसेस भी होंगे। अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपके पास में कुछ एसेट्स भी होंगी, कुछ लायबिलिटीज भी होगी, और बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन ने कुछ ना कुछ फंड आपका इन्वेस्टमेंट किया भी होगा, इतना ठीक है। तो वो क्या हो गई आपकी कैपिटल। अब ईयर एंड में कल मेरी क्लास में, पिछली क्लास के अंदर बात हुई थी कि 3 टाइप के अकाउंट है। कौन कौन से? एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा कौन सा? दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा कौन सा? नॉमिनल अकाउंट, ठीक। आगे चलते हैं। पर्सनल और रियल अकाउंट को आपने क्या करना है? बैलेंस। और रियल नॉमिनल अकाउंट को क्या करना है? क्लोज। यही बात हुई थी हमारी। बैलेंस करते समय आपने हमेशा पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखा? बैलेंस कैरेट डाउन। अभी कैरेट डाउन लिखा था जब हम अपने अकाउंट को क्लोज कर रहे थे, याद आया? ईयर एंड में जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो हमने क्या लिखा था? बैलेंस कैरेट डाउन। लेकिन नॉमिनल अकाउंट को हमने क्या कर दिया था? क्लोज। अब कारण क्या है सर इसका? देखो, इस साल की इनकम को इसी साल के एक्सपेंसेस से कंपेयर कर लिया आपने, तो क्या निकाल लिया? प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे निकाला ना प्रॉफिट या लॉस? आपने अपनी इनकम को किसके साथ कंपेयर किया? आपने अपनी इनकम को एक्सपेंसेस के साथ में कंपेयर कर लिया। इनकम ज्यादा खर्चा कम, क्या निकला होगा? प्रॉफिट। खर्चा ज्यादा इनकम कम, क्या निकला होगा? लॉस। ऐसे निकला होगा ना। तो बेटे इस साल की इनकम और इस साल का एक्सपेंस, तो इस साल का प्रॉफिट या लॉस निकालने के तुम्हारे काम आ गया, मान लिया मैंने। और क्या बेटे इस साल की इनकम का अगले साल की अकाउंटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए? नहीं। अगले साल की इनकम अगले साल के हिसाब से अलग से रिकॉर्ड करोगे, अगले साल के एक्सपेंसेस अगले साल के हिसाब से अलग से रिकॉर्ड करोगे, और फिर अगले साल की इनकम को अगले साल के खर्चों से मेंटेन करके नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस अलग से कैलकुलेट करोगे, हाँ या ना? तो इस साल की जो करंट ईयर की हमारी इनकम है, वो करंट ईयर की इनकम करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस निकालने के काम आती है। अगले साल इसका कोई भी रोल नहीं होता। यानी इनकम और एक्सपेंसेस की उम्र सिर्फ कितनी होती है? 1 साल की। 1 साल बाद वो इनकम खत्म, वो खर्चा खत्म, भूल जाओ पिछले साल क्या कमाया था। अब किसके बारे में सोचो? अगले साल के बारे में सोचो। समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा बेटे सारे नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर देना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर 2 ही चीजें आती हैं, एक आती है इनकम, दूसरा क्या आता है? एक्सपेंस। और इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके आप यहीं पर क्या निकाल लेते हैं? प्रॉफिट या लॉस। यानी अगले साल आपको इस इनकम और इस एक्सपेंसेस का कोई यूज नहीं है। क्लियर? इतना पक्का? अब सर एसेट बच गई, लायबिलिटी बच गई, कैपिटल बच गई, ये सारी किसके अंदर आएगी? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। मेरा सिंपल सा सवाल, आपके पास में अगर ईयर एंड में कैश का बैलेंस है तो क्या इसे दान में दे देना है, सड़क में छोड़ के आ जाना है, या अगले साल इसको बिजनेस में यूज करेंगे? अगले साल इसको बिजनेस में यूज करेंगे। करंट ईयर में तुम्हारे पास में लैंड एंड बिल्डिंग है, तो क्या वसीयत में दान खाते में दे देना है कि अगले साल भी इसको बिजनेस में यूज करना है? अगले साल भी करोगे। तुम्हारी करंट ईयर में क्रेडिटर्स की लायबिलिटी है जिसको आपने अभी तक करंट ईयर में पे नहीं किया, तो क्या बोलोगे? खा गए तुम्हारे पैसे, नहीं देंगे, जाओ भग जाओ? नहीं, अगले साल तो पे करना ही पड़ेगा ना। महाजनी तो यही कहते, महाजनी समझता है ना, बिजनेस के अंदर जो ईमानदारी से हम लोग अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज करते हैं ना, उसको कहते हैं महाजनी। ठीक है, हाँ। तो ऐसी कंडीशन में अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस और अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस तो यही कहती है कि भाई करंट ईयर में अगर आपकी कोई लायबिलिटी है तो डेफिनेटली आप इसको कब पे करेंगे? अगले साल।
तो ये जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट ईयर। जितनी आपकी एसेट करेंट ईयर के आखिरी में बच गई, आप इनको नेक्स्ट ईयर यूज करोगे, बोलो ठीक। जितनी लायबिलिटीज आपकी करेंट ईयर में बच गई, इसे आप नेक्स्ट ईयर में पे करोगे, ठीक। जो इन्वेस्टमेंट करेंट ईयर में बिजनेसमैन का बिजनेस के अंदर था, वो नेक्स्ट ईयर में भी क्या होगा, कंटिन्यू, क्योंकि आपको अगले साल अपना बिजनेस कंटिन्यू भी करना है कि नहीं करना। तो यहां पर जो करंट ईयर की एसेट, करंट ईयर की लायबिलिटी और करंट ईयर की कैपिटल है, इसे मुझे अगले साल ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि इनका सेटलमेंट कब होने वाला है, नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो इस साल मुझे ट्रांसफर करना होता है, इसलिए बेटे मुझे इन एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बैलेंसेस को अगले साल ढकेलना होता है। क्या करना होता है बेटे, ढकेलना। सर ढकेलना मतलब कैसे ढकेलोगे इसको, मतलब आप तो नए नए वर्ड ले आते हो उठा के, पता नहीं। आप ना सर ये पिकनिक विकनिक पे ना जाया करो, वहां पे जाते हो तो पता नहीं क्या क्या सीख के आ जाते हो। नहीं बेटे सुनो, तो मैं बताता हूं कैसे ढकेलना। बेटे ये जो बैलेंसेस हैं, इनको अगले साल क्या करना पड़ेगा, इनको अगले साल बेटे आपको ढकेलना पड़ेगा। दोनों हाथों से बेटे तुमने ढकेलना शुरू किया। अब ढकेल के क्या किया बेटे, ढकेल के आपने ये सारे बैलेंसेस कहां ले आए, यहां पे ले आए। इतना समझ में आया। तो पहले कहां थे बैलेंसेस, पिछले साल, ढकेल के कहां लाना है, अगले साल। कैसा करेंगे, तो सर ढकेलने के लिए यहां पर जैसे ढकेलना शुरू किया, वर्ड कौन सा लगा दिया, कैरिड डाउन, या कई बार लिख देते हैं C/F, कैरिड फॉरवर्ड, अगले साल के लिए ढकेल दिया इसको, ठीक है। अब अगले साल ढकेल के लाए भी, तुम खींच के लाए भी इसको। अब खींच के लाओगे तो अगले साल क्या लिख दोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी पिछले साल से ये बैलेंस हम उठा के लाए। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए करंट ईयर के एंड में जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब इन्हीं बैलेंसेस को अकाउंट की बुक में वापस लेके आके लिखोगे तो क्या लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना समझ में आया, पक्का लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। आगे चलें, ठीक है। चलो बेटे, इसीलिए बेटे मैंने यहां पर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का बचा हुआ बैलेंस है जो करंट ईयर में ब्रॉट डाउन करके मैं ला रहा हूं, इसलिए लिख दिया मैंने बैलेंस ब्रॉट। और ये ओपनिंग बैलेंस कब ब्रॉट डाउन किए जाते हैं, हमेशा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। हमारा इस साल अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2017 को। तो यहां पर डेट भी क्या डलेगी, 2017 1 अप्रैल। डन। आगे चले, अगला ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सर इसका क्या करें, बताओ। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूं या क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो सर, पक्का। आराम से सोचो कौन सा अकाउंट बना रहे हो तुम, आराम से सोच के बताओ तुम कौन सा अकाउंट बना रहे हो। डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल, रियल की नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट है तो आपको ये देखना है पार्टी यहां पर रिसीवर है कि गिवर है। हमने क्रेडिट सेल्स करी है, पार्टी रिसीवर है कि गिवर है। अरे डेटर तुम्हारा रिसीवर है कि गिवर है, हाँ क्या लिखा है, क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में आपने इतने रुपए का सामान बेचा, तो एक बात बताओ आपका डेटर रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है। रिसीवर है तो क्या हो जाना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट। ये आपका क्या है बेटे, रिसीवर है, रिसीवर। और अगर ये रिसीवर है तो ये क्या हो जाना चाहिए, डेबिट हो जाना चाहिए। इतना ठीक सर और कोई तरीका सोचने का, तो एक तरीका और भी है। डेटर बताओ बेटे, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है कि एक्सपेंस है, एसेट है। अब बेटे एसेट में आप दो ही चीजें देखते हैं, मॉडर्न अप्रोच बताई थी मैंने आपको, या तो एसेट इंक्रीज होगी या तो एसेट डिक्रीज होगी। एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करना, डेबिट, और एसेट डिक्रीज होगी तो क्या करना, क्रेडिट। अब अगर मैं अपने कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स बेचता हूं तो इससे मेरी डेटर्स की एसेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, तो मुझे क्या करना, डेबिट करना। समझ में आई बात। कोई फर्क नहीं पड़ता आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप मॉडर्न अप्रोच से सोचो, दोनों जगह से आंसर आपको सेम मिलेगा। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचते हैं तो फिर आपकी सोच क्या बनेगी, डेटर्स हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और डेटर यहां पर जब मैं क्रेडिट सेल्स करता हूं तब डेटर मेरा क्या होता है, रिसीवर। और अगर रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। लेकिन अगर इसी चीज को मैं मॉडर्न अप्रोच से सोचना शुरू कर दूं तो मॉडर्न अप्रोच कहती है भैया डेटर क्या है, सर डेटर हमारी एसेट है। हमें यह देखना है कि हमारी एसेट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। डेटर की एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आया। आप अगर अपनी सीखी हुई चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो आपने कुछ नहीं सीखा, आप सिर्फ किताबें रट के चले गए हो। 11th में, 12th में, बीकॉम में चल सकता है ये काम।
लेकिन सीए, सीएस, सीएमए जैसे प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर ये काम नहीं चलता। ये इंस्टीट्यूट वाले आपको निचोड़ के देखेंगे कि आप जो पढ़ के आए हो आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। अलग अलग केस स्टडीज में आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम तो आपको कंडीशन बदल के दे देंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और वाकई में इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट आर्ट टू कन्वर्ट योर थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, इन दैट कंडीशन डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड। अदरवाइज ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर में देयर इज नवंबर। ठीक है, आगे चलूं? तो इसीलिए बेटे सोचो, सोचना तो पड़ेगा। और ये क्या होता है, जो सोचने वाली बात है ना, ये सिर्फ एक बार सीखनी पड़ती है आदमी को, फिर जिंदगी भर वो काम आती है उसके। आगे चलो, अगला ट्रांजैक्शन। तो बेटे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना था रे बेटा अपना? सर 1,25,000 का ओपनिंग बैलेंस था, ये लिख दिया। क्रेडिट सेल्स कहां लिखनी है? डेबिट में। तो लिखो बेटे डेबिट में टू सेल्स, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिट, ताकि पता चले ये थी हमारी क्रेडिट सेल्स। बताओ बेटे कितने रुपए की क्रेडिट सेल्स है? 5 लाख रुपीस की क्रेडिट सेल्स है। एंट्री कहती है डेटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीस 5 लाख, और इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां डालोगे? सेल्स अकाउंट में। और सर डिटेल में सोचना है तो एंट्री बना के देख लो, क्या दिक्कत है? दिमाग में तो एंट्री बनानी है, पेपर पे थोड़ा ना लिखनी है। एंट्री क्या बनती है क्रेडिट सेल्स की? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कंप्लीटली पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? डेटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीस 5 लाख। ये रहा मेरा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीस 5 लाख। इसका सेकंड इफेक्ट कहां डालने वाले हो? सेल्स अकाउंट में। तो पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिख दो? सेल्स अकाउंट। कहानी खत्म। सर डेट क्या डालें? क्या ये एक दिन की सेल है? क्या साल के 365 दिन की सेल है? यस। अरे है तो ये साल के 365 दिन की सेल ना, तो कब से कब तक की सेल है ये? सर ये है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक की सेल। समझ में आई बात? तो डेट लिखो 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2018। एंड्रयू बेटे ये सीएमए की वो क्लास नहीं है। एंड्रयू बेटे ये सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया की क्लासेस हैं। आप सीएमए की जो बात कर रहे हो वो सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 में जो सीएमए वाला टॉपिक है आप उसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना? उसकी क्लास दूसरी है। आगे चले, अगला ट्रांजैक्शन बता रहे बेटा जल्दी से। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर ड्यूरिंग द ईयर। एंट्री बताओ क्या बनेगी? आपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया, एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। तो क्या करोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीस 30,000 एंड डेटर्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीस 30,000। इतना ठीक है? डेबिट तुम्हारे काम का है क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ क्या बनाना है? डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट पढ़ो क्या लिखा है? डेटर्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीस 30,000। ये रहा बेटे आपका डेटर्स अकाउंट। कहां एंट्री करूं? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में एंट्री कर दो सर। डेटर्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीस 30,000। बताओ बेटे इसका पहला इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट कहां डाला है? इसका सर डेबिट इफेक्ट डाल रखा है हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, ठीक है? तो पर्टिकुलर में लिखो बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बताओ क्या डालेगी? एक दिन में डिस्काउंट दिया होगा कि साल भर में डिस्काउंट दिया होगा? साल भर में। तो डेट क्या हो जानी चाहिए? 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018। सर ऐसी डेट लिखनी पड़ती है? हाँ बेटे, जो आपके साल भर के ट्रांजैक्शन की समरी आपको दी हुई है, आपको ऐसे लिख के बताना पड़ेगा कि दैट इज द डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द होल ईयर। आगे चलूं, अगला बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। बेटे आपके बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स होने का मतलब होता है पैसे आपके डूब गए, ठीक है? तो एक अकाउंट किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? आपका बैड डेट्स अकाउंट। दूसरा किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? एक अकाउंट होगा आपका बैड डेट्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स की कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट। क्या है ये आपके लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। डेटर्स की कैटेगरी जल्दी बताओ? पर्सनल अकाउंट। डेटर क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। रिसीवर है बेटे। डेटर्स को मान लिया जाता है यहां पर गिवर। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि अगर उसके पैसे हमने मान लिए कि डूब गए तो फिर यही मान लो कि इससे आज से आपका इसका कोई लेना देना नहीं रहा। आगे बात समझ में? इससे आपकी डेटर्स की एसेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेटर्स की एसेट डिक्रीज होगी तो क्या करवाओगे? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। क्या एंट्री बनाई बेटे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। बताओ डेटर्स अकाउंट में क्या करना है? क्रेडिट करूं कि डेबिट करूं?
डेटर्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹20,000। डन। चलो बेटे, ट्रांजैक्शन किसका था बताओ बेटे, इसका डेबिट इफेक्ट कहां डाल के आए हो? बैड डेट्स अकाउंट में। एक दिन के बैड डेट्स हैं कि साल भर के? साल भर के। डेट क्या डालोगे? 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018। आगे चलूं? अरे आगे चलूं क्या? आखिरी ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है? डेटर्स ऑन 31 मार्च 2018। ऐसा नहीं लग रहा है करंट ईयर के आखिरी के डेटर्स हैं, करंट ईयर के क्लोजिंग डेटर्स हैं। अब क्लोजिंग डेटर्स को कहां लिखा जाए? सर ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा था? डेबिट में। तो क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? क्रेडिट में। डेट क्या आएगी? 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने का क्लोजिंग बैलेंस था? 1,30,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आगे चले। अब कायदे से क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद तो आपका अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। कायदा तो यही कहता है ना। कायदा क्या कहता है? क्लोजिंग बैलेंस लिख देने के बाद आपका डेटर्स अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? टैली हो जाना चाहिए। आगे बढ़ो। लो बेटे बताओ, डेबिट का टोटल कितना हो रहा है? 6,25,000। तो क्रेडिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 6,25,000 होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर बताओ, कुछ आ रहा है क्या? सर भयंकर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यहां तो। बोलो कितना? 50। 180 माइनस करो 5। 4,45,000 की 35? एक बार और चेक कर ले। 45। 4,45,000। अभी बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 4,45,000। ये क्या आया बेटे आपका बैलेंसिंग फिगर? ये क्या रहा होगा? सारी अकाउंटिंग अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये जो 4,45,000 का आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला है, ये किस चीज का बैलेंसिंग फिगर है? व्हाट इज दिस? डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर तो लिख दिया बेटे, क्लोजिंग बैलेंस अपने हाथ से लिखा है। देखो तुमने 31 मार्च का लिखा है कि नहीं लिखा? तो इसको क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं बोल सकते आप। हाँ ये रहा होगा आपका कैश रिसीव्ड। देखो अच्छे से, आपने ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट में लिखा है कि क्रेडिट में लिखा है? पहले ये बताओ। अरे किस साइड लिखा है? क्रेडिट में लिखा है। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन के लिए आपका डेटर रिसीवर रहा होगा कि गिवर रहा होगा? रूल क्या कहता है बेटे एंट्री का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसको रिवर्स पढ़ के देखना थोड़ा सा। आप कहते हो कि किसी का अकाउंट अगर कोई रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या करने का? डेबिट। और किसी का अगर कोई गिवर है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसका मतलब अगर किसी का अकाउंट क्रेडिट किया तो सामने वाला पर्सन क्या रहा होगा बॉस? गिवर रहा होगा। होगा कि नहीं भाई? जब आप नीचे से ऊपर चढ़ सकते हो जिस सीढ़ी से, और उसी सीढ़ी से ही तो नीचे ऊपर से नीचे उतरते हो, तो रिवर्स इंटरप्रिटेशन भी तो सही होनी चाहिए कि नहीं? आप एंट्री में कहते हो कि किसी पार्टी का, कोई पार्टी अगर रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, अगर कोई पार्टी रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और कोई पार्टी अगर गिवर है तो उसका अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट। तो रिवर्सल भी तो सही होना चाहिए कि अगर आप किसी पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब वो पार्टी क्या रही होगी? बताओ ना बेटे, वो पार्टी क्या रही होगी? गिवर। और आपका डेटर आपको क्या दे सकता है बॉस? आपका डेटर आपको क्या दे सकता है? कैश ही दे सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। ज्यादा ज्यादा बैंक से पेमेंट करेगा और तो कुछ नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर डेटर्स ने आपको 4,45,000 का कैश दिया होगा। यहां पर क्या लिख देना चाहिए बताओ? बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ऐसा लिख देना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे कुछ डेटर्स ने आपको कैश में पेमेंट करी होगी, तो कुछ डेटर ने आपको चेक से पेमेंट करी होगी। समझ में आई बात? पक्का हमेशा याद रखना। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे अकाउंट में कहा जाएगा कि डेटर से कितना कैश रिसीव हुआ यही कैलकुलेट करो। ये जितने आइटम आपने अपने डेटर्स अकाउंट में लिखने हैं, कोई भी एक आइटम आपका बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। हो सकता है अगली बार कोई क्वेश्चन में लेजर पोस्टिंग करने आए, लेजर पोस्टिंग के अंदर कैश बैलेंस दे दिया जाए कि आपके डेटर्स ने आपको कितने रुपए का कैश पेमेंट किया, ये दिया हुआ है। सोचो ना बेटे, क्वेश्चन कैसा भी डिजाइन हो सकता है। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हो, आपको क्लोजिंग, आपको ओपनिंग बैलेंस दे दें, आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दें, डिस्काउंट अलाउड दे दें, बैड डेट्स दे दें, एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दे दें, तब भी तो अकाउंट को बैलेंस करोगे कि नहीं? अकाउंट को बैलेंस करोगे तो अब बैलेंसिंग फिगर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली अब बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा? डेबिट साइड में। और आप अगर पार्टी के अकाउंट को डेबिट करते हैं तो पार्टी रिसीवर है कि गिवर है? अबे डेबिट कर रहा है पार्टी के अकाउंट को, तुमने डेबिट किया है तो बताना पार्टी रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। रिसीवर है तो बेटे आपका डेटर आपसे क्या रिसीव करेगा?
गुड्स ही तो रिसीव करेगा ना जो आपने उसको क्रेडिट में बेचा होगा, तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा आपके लिए, क्रेडिट सेल। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। रटी रटाई बातों से बेटे आपका काम नहीं चल सकता। एट द एंड ऑफ द डे लॉजिक तो आपको अपना खुद ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, लॉजिक लगाने के लिए सोचना कैसे वो सिखाने का काम मेरा। आगे बढ़े, डन हो गया बेटे यहां तक सभी का लिख के। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटे जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लो बेटे इस बार ये कह रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट बना के दिखाओ। काम चालू करें? अरे काम चालू करें क्या? लिखो बेटे आंसर नंबर 3। इस बार क्या बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट। इसी के आगे ब्रैकेट में लिख दूं लायबिलिटी। सर हमें भी लिखना पड़ेगा? नहीं बेटे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं लिखना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ बातें समझाने के लिए ऐसा लिख देता हूं यहां पर। क्रेडिटर्स क्या है बेटे आपकी, लायबिलिटी। फॉर्मेटिंग कैसे होगी, जैसे डेटर्स अकाउंट के लिए फॉर्मेटिंग हुई थी वैसे ही फॉर्मेटिंग किसकी होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट की। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और बेटे एलएफ का कॉलम ब्याज बट्टे में तुम्हारे पास अलग से आएगा। आगे चले, करो जल्दी से फॉर्मेटिंग। बेटे एक पेज 20 से मोड़ ले रे बेटा, ज्यादा तमाशे मत कर। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। आगे चलो, अरे आगे चले क्या पक्का? चलो बताओ बेटे सबसे पहला क्या लिखा है। अरे पहला पढ़ो बेटे क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। बताओ कहां लिख दूं इसको, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में पक्का? सभी लोग एक मत हैं यहां पर? अरे सबका ओपिनियन एक जैसा है कि नहीं? क्रेडिटर्स क्या है तुम्हारी, एसेट की लायबिलिटी। लायबिलिटी, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। तो ब्रॉट डाउन भी कहां पे करेंगे, क्रेडिट में। भाई क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहां ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिट में। डेबिट बैलेंस होगा तो कहां ब्रॉट डाउन किया था, डेबिट में। समझ में आई बात? तो लो बेटे क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसे आप क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना ठीक है। डेट बताओ, नहीं दिए? नहीं वही साल नहीं पकड़ना। फिर एक काम करो, जब कभी डेट ना दी हो ना तो यहां पे हमेशा ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। सर एग्जाम में अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। जब वो हमारी गलतियां बता सकते तो हम उनकी गलती नहीं बताएंगे। हम भी बताओ, तुमने डेट नहीं दी है तो हमने भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे चले, ठीक है। और बेटे बताओ अमाउंट कितना था? सर अमाउंट था हमारा 50,000 रुपीज का। आगे चलो, अगला ट्रांजैक्शन है बेटे यहां पर पेमेंट टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। एंट्री बताओ क्या बनेगी, मुझे सिर्फ एंट्री चाहिए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स रुपीज 3 लाख। क्रेडिटर्स अकाउंट पूरा पढ़ो, आधा नहीं चाहिए। क्रेडिटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 3 लाख। ओके, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे कितने रुपए लिख देने चाहिए, 3 लाख रुपीज लिख देने चाहिए। बताओ बेटे इस ट्रांजैक्शन का सेकंड इफेक्ट तुम कहां डालने वाले हो, कैश अकाउंट में। तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिख देना चाहिए टू कैश अकाउंट। डेट क्या होगी सर पता नहीं। आगे चले, अगला ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। एंट्री बताओ। अरे क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव हुआ रे बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 15,000। यानी बेटे मुझे इस ट्रांजैक्शन को कहां पोस्ट कर देना चाहिए, कितना था अमाउंट? सर ये अमाउंट है 15,000। 15,000 सर हमें क्रेडिटर्स अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड में लिख देना चाहिए। इतना ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट कहां डालने वाले हो, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। तो लिखो बेटे यहां पर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेट क्वेश्चन में नहीं दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दो और आगे बढ़ो। आगे चले, अगला ट्रांजैक्शन क्या था, अलाउंसेज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। सर ये होता क्या अलाउंसेज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स? कई बार होता है ना बेटे, जो हमारे सप्लायर होते हैं उनकी तरफ से फ्री गिफ्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। हमने बेटे 10 पेटी बॉक्स का ऑर्डर दिया तो उन्होंने 11 पेटी एक भिजवा दी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। या तो कई बार उनका ऐसा भी होता है कि आप हमारा टारगेट पूरा करो, इससे ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे तो आपको इतना इतना अलग से आपको पैसा मिलेगा। यही सब चीजें अलाउंसेज में आती हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं बेटे यहां पर अलाउंसेज रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। एंट्री क्या बनाएगी,
जैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ था वैसे ही क्या रिसीव हो रहा है, अलाउंसेस। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट। अबे इनकम है अपनी, अलाउंसेस। अलाउंसेस मिले यानी क्या मिला आपको, बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, फ्री में बेनिफिट मिल गया। फ्री में बेनिफिट मिल गया तो इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है। बात समझ में आ गई। तो अलाउंसेस मिले तो क्या होगी आपकी ये इनकम। बेटे इन्हीं अलाउंसेस के भरोसे पूरा का पूरा डीमार्ट चल रहा है। नहीं ये सच्ची कहानी है बेटे। यहाँ पे आदान मतलब कि दमानी साहब जो इतना पैसा कमा रहे हैं ना, वो इस अलाउंसेस के भरोसे कमा रहे हैं। उनकी सिंपल सी पॉलिसी है, डीमार्ट सुना है ना नाम सबने, उनकी सिंपल सी पॉलिसी है। पहली बात तो प्रॉपर्टी कभी किराए पे लेना ही नहीं आदमी ने, प्रॉपर्टी अपनी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा कौन सा होता है, रेंट का खर्चा होता है। और वो जानबूझ के मालूम है क्या करते हैं, शहर के बाहर जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि शहर के बाहर की प्रॉपर्टी सबसे सस्ती मिल रही होगी। शहर के बाहर जाओ और ऐसी जगह प्रॉपर्टी, कोई भी शहर में तुम जाओ, वो ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो सेमी डेवलप्ड होगा या अनडेवलप्ड एरिया होगा। क्योंकि यहां पर क्या होता है, प्रॉपर्टी बड़ी सस्ते मिल जाती है। प्रॉपर्टी खरीदो, बड़ी सी बिल्डिंग बनाओ, शानदार एसी वेसी क्लियर कर, आपको रेंट का खर्चा लग नहीं रहा। सर शहर के बाहर, लेकिन आएगा तो कौन आएगा, कस्टमर आएगा। अब कस्टमर शहर के बाहर क्यों जाएगा, रेट ही इतना कम दे दो उसको। जो चीज मार्केट के अंदर 100 की बिक रही है ना, यहां 50 का बिट डालो उठा के। अब कस्टमर भी दिमाग लगाता है कि एक काम करता हूं, डीमार्ट चले जाता हूं, महीने भर का कुल मिला के महीने भर का एक आदमी कम 10,000 रुपए का तो ग्रोसरी शॉपिंग करता ही होगा। डीमार्ट चले जाओ, 10,000 रुपए की ग्रोसरी शॉपिंग आपकी 6,000 रुपए में डेफिनेटली हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। और मैंने हर जगह एक्सपेरिमेंट करके देखे, जितनी नई शॉप खुलती है, नए शोरूम खुलते हैं, जहां पे पता चलता है ये कुछ नया खुला है, नहीं होता है ना, पता तो चले इनकी बिजनेस पॉलिसी क्या है। जेब से क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई सामने वाला बेवकूफ बनाएगा आपको, 1,000-2,000 का आएंगे ना जेब से, लेकिन दुनियादारी तो समझ में आ जाएगी। आप जो किताबें पढ़ रहे हैं बेटे, इससे ज्यादा जरूरी किताब होती है जिंदगी की किताब, और उसको पढ़ने के लिए सड़क पे ही जाना पड़ता है, वो क्लासरूम के अंदर बिठा के कोई नहीं सिखा सकता तुमको। तो मैं इसलिए अपन ने हर जगह ट्राई किया है। बिग बाजार क्यों डूबा बेटे, वो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही था, जबरदस्ती के रेंट के खर्चे, और उसके बाद भी कस्टमर को देने वाला अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा का डिस्काउंट। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण यहाँ पे बिग बाजार डूबा है। यानी कुल मिला के कहना कि बिग बाजार सिर्फ कोविड-19 के चक्कर में डूबा है, फालतू की बातें हैं। हाँ ये है कि कोविड-19 अगर नहीं आता तो बिग बाजार की कहानी और 8-10 साल खिंच जाती, लेकिन उससे ज्यादा बिग बाजार की वैसे भी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी थी ही नहीं। तो दमानी साहब यही करते हैं बेटे, शहर के बाहर जाओ, सस्ती सी जमीन खरीदो, बड़ी सी बिल्डिंग बनाओ, तगड़ा डिस्काउंट कस्टमर को ऑफर करो, और उसके बाद अपनी दुकानदारी चलाओ। और वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं अलाउंसेस से, क्योंकि कंपनी के साथ में उनकी होती बल्क डील। बल्क डील में कितना सामान है तो वो पूछते ही नहीं क्या रेट है, हाँ उनका सीधा सीधा हिसाब किताब। उनका मैनेजमेंट पता बात कैसे करता है, निगोशिएशन कैसे करता है। मान लो टाटा टी वाले हैं, टाटा टी वालों से एक ही बात करते हैं वो लोग, तुम्हारे पास में कितने की इन्वेंट्री है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला 5 करोड़ बोलेगा, 50 करोड़ बोलेगा कि 500 करोड़ बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते 500 करोड़ की इन्वेंट्री है, एमआरपी कितना है तो बोलते 500 रुपए का, 250 रुपए में चाहिए, देते हो तो बताओ पूरी 500 करोड़ की इन्वेंट्री भिजवा दो। उनके बात करने का तरीका यही होता है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे पास में 200 करोड़ की इन्वेंट्री है कि 250 करोड़ की 500 करोड़ की, हजार कुछ भी खरीदने को तैयार है। दमानी साहब बोलते मैं तो कुछ भी बेट डाल लूंगा, मेरे को रेट मेरा मिलना चाहिए बस, और अपने रेट के हिसाब से सामान उठाओ। अब सोचो ना, 500 रुपए की टाटा मतलब कि एक टाटा टी आती है, टाटा टी गोल्ड, कभी देखना गोल्ड कलर का उसका वो होता है, कवर होता है ना, तो उसका देखना एमआरपी 525 रुपए लिखा हुआ होता है। डीमार्ट वाले उसको 250 में खरीदते हैं और कस्टमर को 400 में बेचते हैं। कस्टमर तो फिर भी खुश है, क्योंकि महीने के अंदर बेटे कम से कम बेटे एक जो अपना होता है ना, खासकर एमपी यूपी यानी महाराष्ट्र से ऊपर वाला जितना इंडिया वाला एरिया है ना, ये लोग चाय बहुत पीते हैं। और चाय पीने के चक्कर में मालूम है हर एक फैमिली के अंदर एक महीने में 1 किलो चाय लगी जाती होगी। उनको ही मालूम है बाहर से खरीदेंगे तो चाय पत्ती कितने की आएगी, 500 रुपए की, यहाँ कितने की मिल रही है, 400 की। 100 रुपए तो उसने सीधे सीधे चाय पत्ती बचा लिया, आने जाने का पेट्रोल का खर्चा तो निकल गया ना उसका। कस्टमर तो ऐसी दिमाग लगाए ना, और कोई गलत भी नहीं है, हर किसी को अपना प्रॉफिट या लॉस देखना चाहिए। आज की डेट में पैसे कमाने से ज्यादा उस पैसे को खर्चा कहां करना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका, क्योंकि हर कोई आपको लूटने के लिए खड़ा हुआ है बाजार में। तो ये अलाउंसेस हैं जिन्होंने बेटे दमानी साहब को इतना बड़ा आदमी बना दिया। तो इसीलिए बेटे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अलाउंसेस इज एज गुड एट योर डिस्काउंट। पहले के जमाने में डिस्काउंट चला करता था, आज के जमाने में क्या चलने लगा, अलाउंसेस चलने लगे। तो अलाउंसेस भी क्या है आपकी इनकम, इनकम है तो क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। आगे चले तो एंट्री क्या बनी बताओ जल्दी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू अलाउंसेस अकाउंट। आगे चलो लिखो बेटे, कराओ क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कराओ। कितने के अलाउंसेस मिले बेटा,
25,000 के अलाउंसेस मिले तो 25,000 को डेबिट करवा दो, क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 25,000 टू अलाउंसेस। इतना ठीक, डन। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? देख जरा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 70,000 कहां लिख दूं बेटा बताओ? डेबिट साइड में लिख दो बेटे, डेबिट साइड में जैसा तुम बोलो बेटे मैं वैसा करने को तैयार हूं। डेबिट साइड में लिख दो क्लोजिंग बैलेंस 70,000 क्रेडिटर्स का। पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखना है बेटा? बोलोगी नहीं ना तो अकाउंटिंग सीखोगी नहीं। मैं हर किसी को बोलता हूं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो बोल के ही सीखनी पड़ती है। अब आप लोग को लगता होगा कि सर फालतू बातें करते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी है 5th क्लास में, 5th स्टैंडर्ड में मेरी बेटी है, 11 साल की उम्र है, मेरी पूरी बिजनेस की अकाउंटिंग वो करती है। जो कल तुम लोगों को पीपीटी वगैरह दिखा रहा था ना मैं, वो सारी पीपीटी मेरी बेटी बनाती है। और होता क्या होता है देखो, चीजों को जिस दिन से सीखना शुरू कर दोगे ना वो तुम्हारा पहला दिन होगा। और सीखते समय तो हमको भी दिक्कत होती है यार। आज अगर हमारे पास में कोई नया बिजनेस मॉडल आएगा तो उसकी अकाउंटिंग सीखने में तो हमको भी दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग सीखने के लिए पहले बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। फिर जब बिजनेस मॉडल आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि उस बिजनेस के अंदर रेवेन्यू कहां से आ रहा है, खर्चे कहां हो रहे हैं, इनकम मतलब कि एसेट्स कौन कौन सी होगी, मतलब अब इनकम कमाने के लिए एसेट तो होल्ड करनी पड़ेगी ना, एसेट कौन कौन सी होगी, लाइबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है, फिर इसके साथ में कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस को आप रेवेन्यू बोलोगे, कौन से खर्चों को कैपिटलाइज करोगे। ये सारी बातें हमको ही पहले दिन सीखनी पड़ती है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर नया आ जाए ना आज की डेट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मालूम है ना, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आज की डेट में नया आ जाए तो मेरे को 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है। फिर कोई कुछ भी बोले मैं साफ बोलता हूं सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, पढ़ना है मेरे को बैठ के। क्योंकि नया नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है तो ना तो उसके लिए कोई बुक अवेलेबल होगी मार्केट में, ना कोई टीचर होगा जो मेरे को पढ़ा देगा कि भैया 2 घंटे की क्लास अटेंड कर ले, तेरे को पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझा देता हूं। मेरे को तो खुद ही इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पहले समझना है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने में कम से कम 3 दिन का समय जाता है, और उसमें भी रोज 12-12 घंटे बैठना पड़ता है। तब जाके वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग मतलब उन्होंने तो लिख दिया अपनी लैंग्वेज में, अब बच्चों को उनकी लैंग्वेज थोड़ी ना बोल दूंगा मैं, क्या पल्ले पड़ेगा, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा उनको। तो बच्चों को कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, कौन से एग्जाम्पल बनेंगे, कैसे एग्जाम्पल बनेंगे, कहां से कौन सा केस बनता है, समझाने के लिए 3 दिन का समय लगता है। तो सबको दिक्कत होती है, लेकिन सीखना शुरू कर दो। 1 हफ्ते की दिक्कत होती है बस, 1 हफ्ते के बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाती है अपने आप। आगे चलूं? चलो आगे। डेबिट, तो यहां पे क्या लिखना है? डेबिट साइड में 2 बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ बेटे डेबिट का टोटल कितना? 4,10,000 ना, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 4,10,000। कोई बैलेंसिंग फिगर आया क्या सर? 3,60,000 का बैलेंसिंग फिगर आया। ये क्या रहा होगा बेटा? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बताओ बेटे। ये जो आपका 3,60,000 रहा होगा, क्या रहा होगा? बाय परचेज। सोचो तुमने क्रेडिटर्स अकाउंट के ये बैलेंसिंग फिगर किस साइड लिखा है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड में। अगर पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो पार्टी रिसीवर है कि गिवर है? पार्टी के अकाउंट को अगर क्रेडिट कर रहे हो तो पार्टी रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। अकाउंटिंग रूल क्या कहता है बेटा? अगर पार्टी रिसीवर हो तो उसके अकाउंट को क्या करो? डेबिट। पार्टी अगर गिवर है तो उसके अकाउंट को क्या करो? क्रेडिट। तो मैंने कहा मैंने पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो बताओ पार्टी रिसीवर है कि गिवर है? पार्टी गिवर है। तो तुम्हारे क्रेडिटर ने तुमको क्या दिया होगा? तुम्हारा क्रेडिटर तुमको गुड्स के अलावा कुछ दे सकता है क्या? बोलो ना, तुम्हारे क्रेडिटर्स ने तुमको क्या दिया होगा? गुड्स दिया होगा। तुम्हारा क्रेडिटर तुमको गुड्स के अलावा कुछ दे सकता है क्या? तो तुम्हारे क्रेडिटर्स ने तुमको गुड्स दिया होगा, तुमने उससे गुड्स लिया होगा, तो फिर ये क्या रही होगी? तुम्हारी परचेज। समझ में आ रही है? तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? ये आपका परचेज। तो क्या लिखेंगे? बाय परचेज, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिट। सर क्रेडिट परचेज क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटे अगर कैश परचेज होती तो क्रेडिटर्स अकाउंट में आता ही नहीं। समझ में आई बात? पक्का? अभी समझ में आया थोड़ा सा सर हमारा लेवल क्या होने वाला है? हल्का सा बेटे ऐसा टच करके निकली होगी हवा, ठंडी हवा, तो थोड़ा सा डरा के गई होगी, अच्छा साला ये ऐसा नाटक था क्या? ऐसा कुछ समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, डन। चलो देखता हूं बेटे कितना समझ में आया। सभी का बेटे लिख के हो गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आगे चलूं? लो बेटे अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। क्या बनाना है बेटे? यहां पर ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में एसेट्स के कौन से बैलेंस होंगे?
डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का, कैपिटल का, इनकम का, एक्सपेंस का, डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखना नहीं है, ठीक है ना। पहले मेंटल प्रोसेस कंप्लीट करो, पेपरों पे लिखना तो कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, ठीक। आगे चले, परचेज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ठीक है ना। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। फ्री होल्ड प्रमाइस एसेट है हमारी, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। बेटे इसमें जितने वर्ड लिखे अगर कोई वर्ड का मीनिंग समझ में ना आए तो ग्रुप में डाल दिया करो, ठीक है ना। कभी पढ़ते समय कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो ग्रुप में उसको डाल दिया करो कि सर इसका मतलब क्या होता है। सीएम एंटर का ग्रुप बना हुआ है ना, ऐड होगी नहीं तुम लोग उसमें, ऐसा है क्या। चलो मैं कुछ नहीं, मंडे तक इसका सोल्यूशन निकलवा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज, लोन का मतलब होता है बेटे अपन ने पैसे उधार लिए, और मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। तो अपन ने अपनी प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रख के कुछ पैसे उधार लिए होंगे, ठीक है। तो कौन सा बैलेंस, लायबिलिटी है, कौन सा बैलेंस रे बेटा, क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस। अबे डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कहां लिखोगे, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड में। ड्रॉइंग्स, डेबिट बैलेंस। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बेटे ये इसका क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, ठीक है ना, याद रखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कौन सा बैलेंस हो, नहीं लायबिलिटी नहीं है, नहीं 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 नहीं, हाँ लायबिलिटी नहीं है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बस अभी इतना याद रख लो, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि इसके ऊपर बेटे एक मिनट, इसके ऊपर मेरा फर्दर डिस्कशन होना है जब अपन डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर। डेप्रिसिएशन वाले पूरे चैप्टर का नाम ही है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। तो प्रोविजंस क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, और इसी बीच में डेप्रिसिएशन कहां से आता है, इन सारी बातें को ऊपर डिस्कशन हमारा आगे आने वाले चैप्टर में होगा। आप मान के चलेंगे कि प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसे आप अपने ट्रायल बैलेंस में कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आगे चलो, ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस। ऑनलाइन वाले एक भी आंसर नहीं दे रहे हैं बेटे, ऑनलाइन वाले बेटे एक भी आंसर नहीं दे रहे। कम से कम डेबिट बैलेंस से कि क्रेडिट बैलेंस से लिख तो सकते हो। ध्रुव, आदित्य, आयुष, अनुष्का, कहां गए सारे के सारे, अभिनव। हाँ आगे चलते हैं, ये होगा बेटे आपका क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2020, कौन सा बैलेंस, कौन सा स्टॉक है ये, 31 दिसंबर 2020। ऐसे तो समझ नहीं सकते बेटे, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 2020। तो ट्रायल बैलेंस कब के लिए बन रहा है आपका, 31 दिसंबर 2020 के लिए बन रहा है। तो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक, ये करंट ईयर के एंड का स्टॉक बता रहे हैं आपको। तो ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। और अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, धोखे से इसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर मत कर देना, ठीक है ना। सर क्या कभी क्लोजिंग स्टॉक फिर भी ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, द आंसर इज यस। कभी कभी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता। आगे चले, फिलहाल यहां पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, ठीक, क्योंकि इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी लंबी जाती है। आगे चले, तो ये आपके ट्रायल बैलेंस में आप इसको नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ जाऊं, सेल्स, सेल्स का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कैरेज इनवर्ड, डेबिट बैलेंस। कार एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस। फर्नीचर एंड फिक्चर, डेबिट बैलेंस। वेजेस एंड सैलरी, डेबिट बैलेंस। आ जाओ बेटे, परचेसेस, रिपेयर टू बिल्डिंग, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। मोटर कार, एसेट, डेबिट बैलेंस, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। गुडविल, एसेट है, डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। आगे चलें, रेट्स एंड इंश्योरेंस, सर ये भी हमारा खर्चा है, डेबिट बैलेंस। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2020, ये है सर हमारा ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक आप अपने ट्रायल बैलेंस में कहां लिखेंगे, डेबिट में। मैं समझ सकता हूं बेटे तुम्हारे अंदर डाउट है कि सर ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिख रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिख रहा है, ऐसा क्यों। इसका रीजन समझाऊंगा अगली क्लास के अंदर। आगे चले, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, सर एसेट है हमारी, एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। कैश इन हैंड, सर एसेट है हमारी, कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। रेंट रिसीव्ड, सर ये हमारी इनकम है, इनकम है तो कौन सा बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। बैड डेट्स, सर ये हमारा खर्चा है, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ट्रेड डेटर्स, सर ये भी हमारी एसेट है, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। जनरल एक्सपेंसेस,
एक्सपेंस है सर, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। आगे चलो, लो बेटे क्या चाहिए? ये कह रहे बेटे ट्रायल बैलेंस बना के बता दो। होमवर्क में दे दूं बेटे इसको? क्या इसे होमवर्क में दिया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ हाँ, बैलेंस मेथड से ही करना है, क्योंकि तुम्हें तो बैलेंस ही मिले ना यहाँ पर। टोटल मेथड से तो तब करोगे ना जब तुम्हें डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो जब बैलेंस दिया तो मेथड कौन सी लगेगी? बैलेंस मेथड ही लगेगी। आगे चले? अरे आगे चलूँ क्या? होमवर्क में बताओ बेटे कौन को प्रैक्टिस क्वेश्चन के कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क पे दे चुका हूं मैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने होमवर्क में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था क्या मैंने होमवर्क में? अरे क्वेश्चन नंबर 2 दिया था क्या? नहीं दिया था तो लिखो बेटे ये आज का आपका पहला होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ये मतलब कि आज का दूसरा होमवर्क है ये बेटे। डेट कितनी आज? 18 तारीख है ना, 18 फरवरी। ये बेटे आज का होमवर्क। कल संडे क्लास तो नहीं है, क्या करोगे घर में? घर वालों को परेशान करने के अलावा कोई दूसरा काम तो रहेगा नहीं। हाँ हाँ, आगे चलो, ये लो बेटे। हवा भी तो ठंडी चल रही है, क्यों? बटाने छीलने से लगा देते होंगे, चल बैठ के मटर छील बोले क्यों? हाँ नहीं, कांदा आंदा तो खैर नहीं छिलवाते घर वाले, कटवाते, लेकिन एक तो मटर छीलो और दूसरा कभी वो भाजी आजी आती ना ठंडे के समय। हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। हाँ बेटे आ जाओ तुम अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको सिर्फ एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है ना? आपको क्या बनाना है बेटे? यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये भी आज आपका होमवर्क में होगा। डन। डेट लिख लो बेटे 18 फरवरी। ईमानदारी से बेटे अपना होमवर्क कर लेना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके होमवर्क में होगा। हाँ 2, 3, 4 तीनों है। 18 फरवरी, ठीक है बेटे। इतने क्वेश्चन देने का रीजन सिर्फ इतना है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो 11 12 के अंदर जो थोड़ी बहुत कमी इन केस रह गई होगी तो वो भी पूरी हो जाए, और एक बार आप थोड़ा सा आगे के जो बड़े चैप्टर्स अब आने वाले हैं उनके लिए भी आप थोड़ा सा तैयार हो जाएं। क्योंकि मैं तुम्हें पता लगा बता रहा हूँ ब्रांच अकाउंट पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ब्रांच अकाउंट तुम बोलोगे सर ये डेबिट बैलेंस क्या होता है, तो उससे मजा नहीं आएगा। नहीं होता वही है ना बेटे, अभी मैं भुगत रहा हूँ ना, क्योंकि ठीक है किसी को पढ़ा रहे हैं अपन ब्रांच अकाउंट, उसको पता ही नहीं डेबिट बैलेंस क्या होता है, उसको पता ही नहीं क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, तो उससे बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है ना? तो इसीलिए बेटे ये आपके बेसिक को कंप्लीट करने के लिए है। तो ये है बेटे आज आपका होमवर्क। डन। मंडे को मिलेंगे बेटे, ठीक है? चलो बाय बाय। ऑनलाइन वाले बेटे स्टूडेंट बाय बाय।